वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के इम्पॉर्टेंट वीडियो श्रृंखला में अपने 15वें वीडियो के बारे में। यह वीडियो संबंधित है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में और साथ में कुछ जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी हम लोग डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वो विज्ञान से संबंधित है। ठीक, तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह कौन सा विटामिन है जो त्वचा में बनता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। और ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। यहाँ पे जो दो कॉलम बना हुआ है वो कॉलम जो है वो विटामिन के क्लासिफिकेशन का है। और यहाँ पे विटामिन को क्लासिफाई किया गया है उनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर, मतलब कि विलयता के आधार पर, कि वो फैट सॉल्युबल हैं, मतलब कि वसा में घुलनशील हैं, या वाटर सॉल्युबल विटामिन है, या ये कहें कि जल में घुलनशील है। ठीक है, तो ये जो दो क्लासिफिकेशन है वसा और जल में घुलनशीलता के आधार पर किया गया है विटामिन्स का। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसके अंतर्गत विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो यहाँ पे ये चार जो विटामिन हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर बात किया जाए तो ठीक, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी और सी आते हैं। ठीक है, तो बी में कई क्लास के विटामिन होते हैं, जैसे कि B1, विटामिन B1 जिसको थियामिन बोलते हैं, विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 ये है नियासिन, मतलब कि इसका केमिकल नेम नियासिन है, विटामिन B4 इसका केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड है। ठीक, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B7 बायोटीन है, विटामिन B9 फोलिक एसिड और या फोलेट आप बोल सकते हो, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। ठीक, और यही एक विटामिन है जिसमें एक धातु होती है कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट अगर आपसे पूछा जाए कि किस विटामिन में पाया जाता है तो विटामिन B12 में। विटामिन जो सी है उसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें जो विटामिन पाई जाती है वो विटामिन सी होती है, जैसे कि आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा एक फैट सॉल्युबल विटामिन का और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन का। तो एग्जाम में जो है अक्सर ये पूछा जाता है कि दिए गए ऑप्शंस में कौन जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है और कौन जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये लिस्ट को जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो घटनाएं क्या है? गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। अब उपरोक्त घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार, ठीक है, व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो ये जो चार घटनाएं हैं उनको आपको काल के क्रम के अनुसार जो है वो व्यवस्थित करना है। इसका मतलब ये होता है कि आपको बताना है कि इन चार घटनाओं में कौन पहले आई, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई और फिर उसके बाद कौन सी हुई। ठीक है, तो इस क्रम में आपको व्यवस्थित करना होता है। नेहरू रिपोर्ट आती है 28 अगस्त। कब? 28 अगस्त 1928 को। अच्छा, ये सबसे पहले हो गए। अब नेहरू रिपोर्ट के बाद इन चार में जो घटना होती है वो है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। अब जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, ठीक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को होता है। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। और जो यहाँ पे सांप्रदायिक पंचायत की बात की गई है यह 1932 की घटना है, और वो भी कब? 16 अगस्त 1932। तो ये घटना जो है वो 16 अगस्त 1932 की है।
तो ये जो है वो चारों घटनाओं के जो समय है वो हमारे सामने आ चुके हैं। अब इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली घटना क्या हो गई यहाँ पे, नेहरू रिपोर्ट, तो 4। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, 4 के बाद 1। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को चलता है, कहाँ पे, लंदन में, ठीक है, लंदन में, ये भी याद रखिएगा। तो 4 के बाद 1, उसके बाद तीसरी घटना हो गई, और लास्ट में क्या आएगा, सांप्रदायिक पंचाट 2। तो 4 1 3 2, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन एसर्शन और दूसरे को कारण कहा गया, ठीक है। एक है कथन और दूसरा जो है उसका कारण। तो कथन क्या है, जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। तो क्या बायोस्फीयर एक खुला तंत्र मतलब कि ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो जी हाँ, यह जो है वह एक ओपन सिस्टम का, ठीक, या ये कहा जाए कि ओपन इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, क्या, बायोस्फीयर। अब कारण देखिए, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि निवेश नहीं हो सकता, ठीक है। यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश इसमें हो सकता है, ठीक, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है ये तो सही है, ठीक। गलत क्या हुआ कि इसमें प्रारंभिक मतलब कि जो पदार्थ हैं, ठीक है, जो मैटर हैं, उनका प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का भी निवेश हो सकता है, ये स्टेटमेंट होना चाहिए था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो कारण है वो हो गया गलत। तो अब दिए गए ये जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, यहाँ पे क्या सही उत्तर होगा, ये होगा कि ए तो सही है, क्या गलत है, आर जो रीजन बताया जा रहा है वो गलत हो गया। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैविक, जैविक मतलब बायोटिक, ठीक है। जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं, ठीक है। बिचौलियों मतलब कि मीडिएटर का कौन काम करते हैं। तो यहाँ पे बायोटिक की बात की जा रही है, बायोटिक, ठीक है, और अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक। तो ये हो गया बायोटिक और ये हो गया अबायोटिक। बायोटिक में क्या होते हैं, फ्लोरा एंड फौना, ध्यान दीजिएगा, क्या आते हैं, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा एंड फौना की अगर बात की जाए तो फ्लोरा और फौना, इसका मतलब फ्लोरा मतलब कि जो भी प्लांट हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, फौना में एनिमल आते हैं, क्या आते हैं, एनिमल आते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में तो ये हो गया। अबायोटिक में जो भी भौतिक मैटर हैं, फिजिकल मैटर हैं, केमिकल मैटर हैं, ये सब किस में आएंगे, अबायोटिक आएंगे, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग है, क्या, नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग है। अब इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिव लिंक का काम करता है, या ये कहा जाए मध्यस्थता का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, क्या, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रोड्यूसर्स। तो इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर का काम करेगा वो करेगा प्रोड्यूसर्स या उत्पादक, क्या, उत्पादक। और उत्पादक में क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं ग्रीन, ग्रीन प्लांट, क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट। जो हरे पौधे होते हैं वो बायोटिक और अबायोटिक के बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं। और कैसे मध्यस्थता का काम करते हैं, देखिए, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। और इसके लिए मिनरल्स जो कि अबायोटिक कंपोनेंट है उसका जो है एब्जॉर्प्शन करते हैं। और फिर जब ये एनर्जी बना लेते हैं या अपना खाना, अपना भोजन बना लेते हैं, तो फिर इन्हीं के भोजन का जो सेवन करते हैं वो कौन करते हैं, फौना करते हैं, एनिमल करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, या जो ग्रीन प्लांट हैं, वो बायोटिक और अबायोटिक के बीच में क्या करेंगे, मीडिएटर का काम करेंगे। नेक्स्ट, ऊपरी वायुमंडल की
ओजोन परत का क्षारण, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऊपरी वायुमंडल की जो ओजोन परत है, ठीक है, ओजोन लेयर है, उसका क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 केमिकल जो दिए गए हैं उनका आपको बताना है कि इसमें से कौन उसके लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या ये कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में CFC। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वही रिस्पॉन्सिबल हैं क्या, ओजोन डिप्लेशन के लिए, ओजोन क्षय के लिए। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन दिए गए व्यक्तियों में कौन चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य नहीं था। तो देखिए, FG सलाई ये तो इस समिति के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, तो ये तो मेंबर हो गए। DJ रीड ये भी मेंबर थे। अनुग्रह नारायण ये मेंबर नहीं थे। तो जब ये मेंबर नहीं थे, सदस्य नहीं थे, तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी जो है वो चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे। अब इसको जो है डिटेल में जान जाते हैं। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन क्या है, चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच हेतु बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो बिहार के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनका भी नाम याद रखिएगा, ये है एडवर्ड गाइड। कौन, एडवर्ड गाइड। तो एडवर्ड गाइड के द्वारा FG सलाई, कौन, FG सलाई की अध्यक्षता में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर A दिया गया है, तो FG सलाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया था और इसके सदस्यों में महात्मा गांधी जी थे, उसके बाद G राइन थे, DJ रीड, MEL टेबर और LC अडामी के साथ हरिहर प्रसाद नारायण सिंह। कौन, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह थे, ना कि अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इनके सदस्यों के नाम और ख़ास तौर से जो अध्यक्ष थे इस जांच समिति के उनका भी नाम याद रखिएगा, कौन है, ये हैं FG सलाई। और उस समय बिहार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका भी नाम याद रखना है। उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बिहार के एडवर्ड गाइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस नहीं, हरित गृह गैस नहीं है, ठीक है। तो हरित गृह गैस का मतलब कि जो कौन जो है वो ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन CH4 ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। और ग्रीन हाउस गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको जो है जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको बताना है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यह 1991-92 में शुरू किया गया था, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 का है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, ये भी सही है। तो ह्यूमन बीइंग और एलिफेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको जो है रिड्यूस करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, यहीं पे ये गलत हो गया, ठीक है। ये जो है केवल जंगली हाथियों के लिए नहीं है, ये सभी हाथियों के लिए, ठीक। तो सभी हाथियों के कल्याण पर ये केंद्रित है, तो यही स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो यह इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था, ये भी ऑप्शन सही है। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर C। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति, ठीक है, यहाँ पे बायोडायवर्सिटी पॉलिसी एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। तो कहाँ पे की है, ये क्या है, चेन्नई में, ऑप्शन नंबर B, चेन्नई में। लखनऊ महानगर के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब असफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था, ये एकदम सही है। तो जो असफउद्दौला हैं इन्होंने 1775 में इस नगर को प्लान किया था, ठीक है।
ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। ये भी स्टेटमेंट सही है। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, ये स्टेटमेंट हो गया है गलत। ठीक, यहाँ पे अगर रिहायशी क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो इसका परसेंटेज आज की डेट में जो है वो 55% से ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला सही है और दूसरा सही है, तो इस हिसाब से क्या सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर है। 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर है थारू। जो थारू जनजाति है जो स्पेशली नेपाल और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, वह जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, इसको याद रखिए। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है कानपुर में और इसकी स्थापना की गई थी 1972 में 1972 में कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण निगम की स्थापना की गई थी। इसको याद रखिएगा। आल्हा, ठीक है, ध्यान दीजिए, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है, तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र का। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न की बात की जा रही है, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है, तो त्रिरत्न का अभिप्राय बुद्धिज्म में है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये हो गया त्रिरत्न। अगर आपसे त्रिपिटक पूछा जाए, ठीक है, तो त्रिपिटक के अंतर्गत अभिधम्म पिटक आता है, सुत्त पिटक आता है और विनय पिटक आता है। ये 3 चीज ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 शासकों का नाम दिया गया है और इन शासकों को उनके आने के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो विद्याधर, धंग, यशोवर्मन और कीर्तिवर्मन। ठीक, तो यशोवर्मन का जो टाइम पीरियड है 930 से 950 है, तो यशोवर्मन पहले आता है, तो यहाँ पे 3 नंबर पहले हो गया। उसके बाद धंग का टाइम पीरियड है 950 से 1002 ईस्वी, तो धंग जो है वो 2 नंबर पे है। विद्याधर 1019 से 1029 ईस्वी तक, तो विद्याधर यहाँ पे पहले स्थान पे है, तो 3 2 1 और लास्ट में कीर्तिवर्मन जो कि 1060 से 1100 ईस्वी का टाइम पीरियड होता है। 3 2 1 4, तो सही उत्तर क्या होगा, यस, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा थी। ठीक, तो ये है मिहिर भोज। मिहिर भोज का जो टाइम पीरियड है वो 9th सेंचुरी का है और मिहिर भोज अपने सिक्कों पे क्या उकेरा था, आदिवरा। ठीक है, तो उसके सिक्कों में मिलता है आदिवरा नाम जो है वो मिहिर भोज की उपाधि है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। ठीक है, तो ये स्थानांतरण करता है 1327 में। अफगानपुर षड्यंत्र है 1325, यस 1325, ये है 1325 का। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होती है 1296 में। कब, 1296 ईस्वी में। और तराइन का युद्ध 1192। ठीक है, तो ये जो है वो क्रम है। तो अब इसमें पहली घटना क्या होगी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, तो पहले पे ये हो गया 4, उसके बाद होगा 1296 जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, 4 के बाद 3, उसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र, उसके बाद 2 नंबर आएगा और लास्ट में क्या आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो 4 3 2 1, यस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली, ठीक है, चिरागे दिल्ली कहा जाता है, तो ये है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को चिरागे दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक
चांदी का सिक्का चला है? तो ये चलाया था मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर ने। कूका आंदोलन, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, ठीक, तो कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में, और यह टाइम पीरियड था 1840। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कुकी ट्राइब, ठीक है, जो कुकी जनजाति है वह किस राज्य की है, तो वह मणिपुर की जनजाति है, और ये है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन पंजाब राज्य से संबंधित है। ऑपरेशन रूबिकॉन, ठीक है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था, ठीक। तो ये देखिए, जेल में जब गांधी जी के आमरण अनशन चल रहा था उस टाइम ऑपरेशन रूबिकॉन लाया गया था, और किसके द्वारा लाया गया था, उस समय का जो गवर्नर जनरल है लिलिंगतो, ठीक है, लिलिंगतो के द्वारा ये लाया गया था, जब पूना के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को जो है बंदी बनाया गया था, और वो उस समय वो अपना आमरण अनशन चलाए हुए थे, ठीक। और इसके लिए से लिलिंगतो ने ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया था, इसको याद रखें। ऑप्शन नंबर 13 है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या है 9। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। जो राज्यों की संख्या वो है 9। इन राज्यों को देखते हैं, तो जो तटीय राज्य हैं वो है गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो ये जो 9 राज्य हैं ये तटीय राज्य हैं, ठीक है, और इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं काउंट किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है, ठीक है, तो थारू जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। तो ये संबंधित था हमारा ये 15वां वीडियो और यूपीपीएससी आरओ के प्रैक्टिस सेट में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।